नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहां आज हम जानेंगे उदारीकरण के बारे में। आर्थिक नीति के अंदर 3 नीतियां लागू हुई थी: उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। तो सबसे पहले हम उदारीकरण के बारे में पढ़ते हैं। उदारीकरण शब्द का अर्थ क्या है? सरकारी नियमों में ढील देना या उन्हें हटा देना उदारीकरण का मतलब है। कि उदारीकरण के अंदर सरकार द्वारा जो उद्योग, व्यापार, व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, कौन से प्रतिबंध? कोटा, प्रशुल्क, लाइसेंस, इनसे मुक्ति दे देना। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय को कोटा, प्रशुल्क, लाइसेंस से मुक्ति देना उदारीकरण कहलाता है। अब प्रशुल्क क्या होता है? एक प्रकार का कर जो क्या करता है, वस्तु पर लगाया जाता है और विदेशी वस्तु को महंगी कर देता है, जिससे उस वस्तु को भारत में आयात नहीं किया जाए। जैसे ये पेन हमारे भारत में 10 रुपए में बनता है। अब इस पेन को अगर कोई व्यक्ति विदेश से आयात करेगा तो इस पर इतना कर लगा दिया जाएगा कि ये कर कितना डबल, ये पेन 20 रुपए का उसे पड़ेगा। तो क्या करेगा? अपने देश से ही खरीदेगा। फिर दूसरा होता है कोटा। इसका मतलब होता है आयात निर्यात को सीमित करना, कितनी मात्रा में आयात करना है, कितनी मात्रा में निर्यात करना। और लाइसेंस एक अनुमति पत्र होता है काम को लेकर। तो इस प्रकार से उदारीकरण के अंदर कोटा, प्रशुल्क, लाइसेंस से मुक्ति दे दी गई थी। केवल 6 प्रकार के उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गई थी, बाकी के सभी उद्योगों को मुक्ति प्रदान कर दी गई। तो इससे क्या फायदा हुआ देखते हैं। लिखा है, हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। आर्थिक गतिविधियों के नियमन मतलब देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो नियम बनाए गए वह इतने सख्त हो गए थे। अब कौन से नियम थे? आयात प्रतिस्थापित कर देना, कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दो, विदेशों से वस्तु को आयात मत करो, प्रशुल्क बढ़ा दिया गया। ठीक है, अनेक प्रकार के काम किए गए, जिससे क्या हुआ? देश पे विदेशी ऋण का भार बढ़ गया। तो देश की आर्थिक गतिविधियां ही देश के विकास के लिए बाधा बनी। फिर लिखा है, उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में ही आरंभ किए गए थे, किंतु 1951 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र है, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। मतलब उदारीकरण की नीति में जो उद्योग, व्यापार, व्यवसाय को लाइसेंस से मुक्ति दे दी गई, तो इससे हमारे देश के जो औद्योगिक क्षेत्र थे, औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार व व्यापार तथा निवेश क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे औद्योगिक क्षेत्र का विनिमयकरण। इसमें लिखा है, भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया। नंबर 1, सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। जैसे आज आपको गाड़ी चलानी हो, कार चलानी हो, बाइक चलानी हो, तो उसके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गई है। ठीक है, उसी प्रकार से उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गई थी कि आपको कितनी सीमा तक उत्पादन करना है, किस वस्तु का करना है। ठीक है, फिर दूसरा है यहाँ, अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमों का प्रवेश ही निषिद्ध था। कुछ उद्योगों में सरकार का एकाधिकार था, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दूरसंचार सेवा में, मॉडर्न ट्रेड में, इन सब में सरकार का एकाधिकार था, तो निजी क्षेत्र को प्राथमिकता ही नहीं थी। फिर आगे लिखा, कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग कर सकते थे और सभी निजी उद्योगों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। तो ऐसी समस्या थी, तो इनका क्या समाधान हुआ कि 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों में इनमें अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक विमानन तथा औषधि भेषज का मतलब होता है फार्मेसी, भेषज का मतलब ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब है कि पहले उद्योगों में जो समस्या आ रही थी कोटा, प्रशुल्क, लाइसेंस को लेकर, उनसे मुक्ति दे दी गई थी। केवल 6 प्रकार के उद्योग, अल्कोहल, सिगरेट, प्रतिरक्षा उपकरण,
औद्योगिक विस्फोट, खतरनाक रसायन और ड्रग्स फार्मास्यूटिकल, इन 6 प्रकार के उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गई थी। इसके अंदर सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्ति दे दी गई थी। फिर लिखा है अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन की कुछ गतिविधियां ही बचे हैं। लघु उद्योग द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अनारक्षित श्रेणी में आ गई। लघु उद्योग ऐसे उद्योग जिसमें क्या निवेश सीमा 5 करोड़ से अधिकतम हम बोल सकते हैं 5 लाख, सॉरी, जो 5 लाख उसकी न्यूनतम सीमा है और अधिकतम 1 करोड़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 लाख ही लगे, कहने का मतलब है कि ऐसे लघु उद्योग जो 5 लाख से 1 करोड़ के बीच संचालित होते हैं या उसमें निवेश की सीमा 5 लाख से 1 करोड़ तक की रहती है। मतलब 1 करोड़ से आप अधिक नहीं लगा सकते हो, ठीक है। 5 लाख से कम लगा सकते हो लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं लगा सकते, वे लघु उद्योग कहलाते हैं। तो लघु उद्योगों को आरक्षण दिया गया था क्योंकि विदेशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, तो अब उनमें से उनको अनारक्षित कर दिया गया कि जो जैसे कि हम मान लें स्टील के फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये सब लघु उद्योग के अंदर बनती थी। तो कुछ क्षेत्रों को, कुछ कामों को आरक्षित कर दिया गया था कि ये काम सिर्फ लघु उद्योग के व्यक्ति ही करेंगे, लघु उद्योगों में बनाया जाएगा। तो अब उनसे भी आरक्षण हटा दिया गया था, उन्हें भी अनारक्षित कर दिए गए थे। फिर अधिकांश उद्योगों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई थी। तो इस प्रकार से उदारीकरण का पहला लाभ औद्योगिक क्षेत्र के विनिमयकरण को मिला, ठीक है। अब अगला हम पढ़ेंगे कल वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार हुआ। तब तक आप देखो कि आपको यहाँ कौन से पॉइंट में क्या समस्या है और जल्दी से पूछिए।